Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today's topic is reproductive isolating mechanisms. जैसा कि आप सबको पता है, ये जो टॉपिक होने वाला है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एमएससी के बच्चों के लिए, बीएससी के बच्चों के लिए, नेट, सेट, आईसीएमआर और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आरयू से हैं, डीयू से हैं, पीडीएसयू से हैं, एमजीएसयू से हैं या फिर राजस्थान की या ऑल ओवर अपना इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एमएससी का क्लासेस स्पेशली कर रहे होते हैं या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में compete कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स के बारे में। जो मेरा फोकस है स्पेशली, वो मैंने ये जो फोकस है अपना स्पेशली लिया है पीडीयूएससी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। जो अपना मेन पॉइंट है, मुद्दा है अपना, आप कह सकते हो, या फिर ये जो वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किन के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ ना, तो ये पीडीएसयू यूनिवर्सिटी या फिर शेखावटी यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो एमएससी फाइनल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बॉटनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बॉटनी, यानी कि आपकी पीजी क्लासेस के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे। अब देखिए, एक्चुअली रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होते क्या हैं। देखिए, जो पॉपुलेशन होती है, कोई भी पॉपुलेशन होती है, हमें पता है पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है और पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड करते जा रही हैं, तो कंटिन्यूस इंटरब्रीडिंग के बाद, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन से कंटिन्यूस इंटरब्रीड होगा, तो उनके बीच में वेरिएशंस कम हो जाएंगे और वेरिएशंस कम होने के न्यू स्पीसीज नहीं बनेंगी, और न्यू स्पीसीज नहीं बनने की वजह से ही स्पेसिएशन जो है अपना, देखिए स्पेसिएशन नहीं होगा। तो स्पेसिएशन होने के लिए ज़रूरी है अपन उन स्पीसीज को रिप्रोडक्टिव आइसोलेट कर दे, यानी कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन को होने ना दे या मीटिंग को रिफ्यूज करे, मीटिंग को नहीं होने दें, ठीक है। तब तो देखिए, सबसे पहले अपना हेडिंग हो गया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ अपने चैनल उन्नति इन जूलॉजी पर। चैनल पर आप सब अगर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी एमएससी के स्टूडेंट्स के साथ, एमएससी के बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिले और वो भी अपने आने वाले एग्जाम्स में इस वीडियो से प्रॉफिट ले। क्योंकि बेटा देखो, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पीटीएसयू शेखावटी यूनिवर्सिटी में एमएससी प्री जूलॉजी में जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैंने सिलेबस भी यहीं पर डाला हुआ है, जो आपका फर्स्ट पेपर है कौन सा, टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स, उस टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स टॉपिक में ये वाला जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलने ही वाला है जो आपको इसी प्रकार से सॉल्व आउट करना है। वैसे तो मार्केट में आपके लिए एमएससी कोई बुक अवेलेबल नहीं होती है और नहीं इसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक आप बुक खरीद सकते हो, है ना। इसीलिए मैं एमएससी के सारे नोट्स आपको इसी प्रकार हैंडमेड वे में तैयार करवाने वाली हूँ, ठीक है, और बिफोर योर एग्जाम्स में करवा भी दूंगी। तो इसलिए करियो बेटा, एमएससी प्रीवियस के या एमएससी जूलॉजी बच्चे जो भी शेखावटी यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर फॉर मी, बट आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मेंबर्स ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। देखो, आपकी सब्सक्रिप्शन करने से हमें हौसला मिलता है, हमारा और मन करता है कि हम और अच्छे से वीडियोस बनाएं और अच्छे से बच्चों को ये सब एक्सप्लेन करें, अच्छे से आप लोगों तक मैटर को भेजें, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका टाइम मैंने जो इतना वेस्ट किया है उसके लिए आपसे सॉरी। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। आप एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में पेपर फर्स्ट टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स खोल के देख लेना,
उसमें भी ये यूनिट 2 है, उसमें भी यूनिट नंबर आपकी 2 या 3 होने वाली है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 में से ही एक यूनिट है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसमें ये टॉपिक है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी है। सो आइए जानते हैं इसके बारे में, अबाउट एंड डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, कि होती क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए, these are collected mechanisms that prevent exchange of genes between populations by genetically conditioned mechanisms। देखिए क्या होता है ये एक मैकेनिज्म होते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे, है ना, कलेक्टेड मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं, जीन्स के एक्सचेंज को रोकते हैं पॉपुलेशंस के बीच में। एंड व्हाट इज अ पॉपुलेशन? एज यू ऑल नो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, है ना, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट कैन। इनसे पहले यहाँ तक का जो मैटर था वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर का तो क्या है, ये क्वेश्चन श्योर ही आता है, श्योर ही आता है, आई एम 100% श्योर। ये क्वेश्चन आपके MSc प्रीवियस जूलॉजी में शेखावटी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आने वाला है पेपर 1 में, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद करके जाना है। तो चलिए आइए अब अपन टेम्पोरल के बारे में डीपली एंड परफेक्टली स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैंने आपको जो प्री मेटिंग का ही था ना, वो प्री मेटिंग को ही मैंने यहाँ पे जूम करके दिया आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान आपको यहाँ पे प्री मेटिंग चल रहा है, देखिए रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, वेट, ये देखिए ये आपके लिए मैंने प्री मेटिंग वाला लगाया, ठीक है। तो प्री मेटिंग के अंदर क्या होता है, देखिए टेम्पोरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड मैकेनिकल, ये आपके 4 होने हैं। सबसे पहले टेम्पोरल की बात कर लेते हैं। देखिए टेम्पोरल में क्या होगा, इंडिविजुअल्स एक्टिव एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। टाइम डिफरेंस इज मेंटेन्ड फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी, फ्लावरिंग एंड मेटिंग। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट या फिर इसी भाषा में लिखा है, इसी भाषा को आप घुमा फिरा के अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसको आप अच्छे से लिख लेना, है ना, इसको आप और अच्छे से ब्रीफली लिख लेना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट बताया है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना शॉर्ट एंड स्वीट नहीं लिखना है, इसमें थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज भी ऐड करनी है, जो आपको पता भी है, सिर्फ आपको मतलब समझना है। मतलब क्या है इसमें, देखिए टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब है टाइम पीरियड अलग है। किसका टाइम पीरियड अलग है? मैच्योरेशन का टाइम पीरियड अलग है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अलग है, पीरियड्स का टाइम पीरियड अलग है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड अलग है, गैमेटिक जो कैपेबिलिटी है वो होने का टाइम पीरियड अलग है, या फिर आप कह सकते हो इंटरकोर्स होने के लिए जो इंटरेस्ट आना चाहिए उसका टाइम पीरियड अलग है। किसके अंदर? 2 स्पीसीज के अंदर। 2 स्पीसीज मतलब अलग अलग 2 स्पीसीज नहीं, पॉपुलेशन के 2 बंदों के अंदर, है ना। मतलब कि एक ही पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में मेल में और फीमेल में जो टाइम पीरियड होता है रिप्रोडक्शन करने का, जो कैपेसिटी उनको गेन करनी है, वो कैपेसिटी गेन करने का, सेक्सुअल मैच्योर होने का, आप पेड़ों की बात करें तो फ्लावरिंग होने का, या फिर उनके अंदर जो एक्टिविटी होती हैं, बॉडीली एक्टिविटी होती है, मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होती हैं, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होती हैं, ठीक है। तो उसे अपन कहेंगे टेम्पोरल प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब देखो मैं अगेन आपको समझाती हूँ। देखो टेम्पोरल प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का मतलब देखो, समझो क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म तो ये है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है। चलो मैं बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो एक ऑर्गेनिज्म तो ये है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ये है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म 1 है, ये ऑर्गेनिज्म 2 है। अब देखो ऑर्गेनिज्म 1 के अंदर मान लीजिए ये स्पीसीज, ये एक पॉपुलेशन का मेंबर 1 है और ये पॉपुलेशन का मेंबर 2 है। अब देखिए जब ये सेक्सुअल मैच्योर होगा उस दौरान इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी, या फिर ये लो सेक्सुअली मैच्योर होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि अभी ये यंग हो गया है, तो अभी ये अडल्टहुड में नहीं आया है, ठीक है, ये इसके चाइल्ड एज में है, या फिर अर्ली एज में है, जहाँ पर इसके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं है। जब ये सेक्सुअल मैच्योर होगा तो इसके पास खो जाएगी, और जब ये सेक्सुअल मैच्योर हो गया तो इसके पास मैच्योरिटी नहीं होगी। सिंपल सा आपको समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है। टेम्पोरल का मतलब होता है इंडिविजुअल्स एक्टिव एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ लाइफ। अपने लाइफ के अलग अलग टाइम पीरियड पर इंडिविजुअल्स एक्टिव होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को शो करते हैं।
अगर एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी समर में आ रही है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी विंटर में आ रही है। अब समर और विंटर में उनका मीटिंग टाइम नहीं हो रहा है। फ्लावरिंग मान लीजिए किसी पेड़ में तो दिन में आती है, किसी पेड़ में रात में आती है वो एक ही स्पीसीज के पेड़, लेकिन उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, मैच्योरिटी का टाइमिंग अलग अलग है। तो उस पीरियड, उस जो नेचुरल वे है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करने का, उसे अपन टेम्पोरल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना समझना है, इतना ही समझना है आपको इसमें कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अलग है, वो भी कौन सी वाली, सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अलग है, फ्लावरिंग का टाइम पीरियड अलग है और मेटिंग का टाइम पीरियड अलग है, क्योंकि ये सब एक सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होता है ना। दो इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्शन आपस में तभी होता है जब उनमें उसका इंटरेस्ट होता है, दोनों ही आपस में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, दोनों के हार्मोन्स हाई लेवल पे होते हैं, पीक लेवल पे होते हैं, दोनों में क्या होता है, इंटरकोर्स के लिए डिमांड होती है, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा और तभी तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर ऐसा एक भी इंडिविजुअल में नहीं हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोलॉजिकल। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हर किसी का एक प्रेफर्ड हैबिटेट होता है, हर किसी का एक प्रेफर्ड हैबिटेट होता है, मतलब इकोलॉजी होती है जिसको वो प्रेफर करता है, मतलब एक एरिया होता है जिसे वो पसंद करता है। हर कहीं पर जाकर वो नहीं बैठता और जाकर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, अलाउ नहीं करता हर कहीं पर कोई भी इंडिविजुअल, उसको स्पेशलिटी या फिर उसको प्राइवेसी या फिर उसको अपना सेफ स्पेस चाहिए होता है। तो अगर उनको सेफ स्पेस नहीं मिले तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए स्पीसीज 1 ये है और स्पीसीज 2 ये है। इस स्पीसीज 1 का तो जो सेफ एरिया है वो फॉरेस्ट है, लेकिन जो दूसरा इसका है वो है केव। अब ये केव में जाएगा, ये इसका तो केव है लेकिन 1 वाला तो केव में जाएगा नहीं और 2 वाला फॉरेस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि इनका इकोलॉजिकल हैबिटेट बैलेंस नहीं हो रहा या फिर इनका प्रेफरेंस नहीं हो रहा है, तो इनका मीटिंग नहीं होगा। यानी कि इकोलॉजी हेल्प करेगी उनको क्या करने में, प्रिवेंट करने में, रिप्रोडक्शन करने में। देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, इकोलॉजी इज प्रेफर्ड, इंडिविजुअल्स डज नॉट मेट इन डिफरेंट इकोलॉजीज। अलग अलग इकोलॉजी के एरिया के बंदे हैं, अलग अलग एरिया के इंडिविजुअल्स हैं, तो वो क्यों मेट करेंगे, कैसे मेट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो वो सब कंडीशंस ही नहीं है जो वो सह सकें। अब भाई मान लो इसको ज़्यादा गर्मी सहन होती है, इसको कम गर्मी सहन होती है, इसको सर्दी सहन होती है, इसको गर्मी सहन होती है, तो गर्मी वाला बंदा सर्दी में कैसे रह पाएगा, सर्दी वाला बंदा गर्मी में कैसे रह पाएगा, है ना। तो दोनों साथ में रहने के बहुत ही रेयर चांस होते हैं और बहुत ही रेयर चांसेस में इनकी बहुत ही मीटिंग जो है वो कम हो जाती है। यानी कि प्रेफर्ड हैबिटेट इज प्रिवेंटिंग मेटिंग। जो प्रेफर्ड हैबिटेट है, इसको सर्दी पसंद है, इसको गर्मी पसंद है, ये वाला जो चीज़ है वो क्या करती है, मेटिंग को रोकती है। हमारा मुद्दा यहाँ पर यही है कि अपने को मेटिंग को रोकना है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म था। टेम्पोरल का मतलब है सेक्सुअल मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पीरियड पे होती है। इकोलॉजिकल का मतलब है हैबिटेट अलग अलग होता है, हैबिटेट की वजह से दो रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं तीसरे पर, दैट इज बिहेवियरल। अब आते हैं तीसरे पर, दैट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल के अंदर क्या होता है, देखिए, चूजिंग ए डिजायर्ड मेंबर इज प्रेफर्ड। भाई बिहेवियर भी तो देखना पड़ता है, आप जिस मेंबर को चूज कर रहे हो रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसके साथ सेक्स करने के लिए, उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए, उसका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसका बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पॉपुलेशन हो। अगला भी तो रेडी होना चाहिए उस बात के लिए, है ना, अगला भी तो रेडी होना चाहिए, अगले का भी तो मूड होना चाहिए। सो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है बिहेवियर के अंदर कि चूजिंग द पार्टनर इज अ क्रिटिकल केस। पार्टनर को चूज करना भी तो क्रिटिकल है। तो चूजिंग अ डिजायर्ड मेंबर इज प्रेफर्ड, species shows a species specific courtship display otherwise they do not meet। मतलब कि स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी है स्पीसीज स्पेसिफिक कोर्टशिप डिस्प्ले, इसका मतलब यही है जो दो स्पीसीज हैं बंदा 1 और बंदा 2, ये देखिए बंदा 1 और बंदा 2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। लेकिन अगर आपस में रिप्रोडक्शन ही मतलब इंटरेक्शन ही नहीं होगा, अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो वो क्यों मेट करेंगे, है ना, तो वो मेट नहीं करेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया कि बिहेवियर अलग अलग होता है। एक का बिहेवियर तो बहुत ही अर्गुस्टिक है और एक का बिहेवियर बहुत ही काम है, तो कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। वही सेम चीज़ है, केमिस्ट्री बनने के लिए भी तो बिहेवियर की जरूरत है, तो वही चीज़ है। आप समझ पा रहे हैं इसको, अगर आप नेचुरल लाइफ में लेकर देखेंगे
करेंगे तो, ठीक है। ये था थर्ड, मतलब बिहेवियर दोनों का अलग अलग है, दो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर अलग अलग है और बिहेवियर अलग होने की वजह से वो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं या मीटिंग प्रिवेंट हो रही है, ठीक है। लास्ट है मैकेनिकल। देखिए मैकेनिकल में क्या कहा गया है, genitals are incompatible, sperm transfer does not take place and mechanics of body acts as a barrier। मैकेनिकल का मतलब क्या है, मैकेनिकल का मतलब है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मीट कर रहे हैं, उनकी तीनों ही चीज़ें कंडीशंस मैच कर गई, उनका टेम्पोरल भी मैच कर गया, उनका इकोलॉजी भी मैच कर गया और उनका बिहेवियर भी मैच कर गया। मान लो बिहेवियर भी उनका बहुत सेम है, सिमिलर है, केमिस्ट्री भी, बॉन्डिंग भी अच्छी बन गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अब प्रॉब्लम आएगा उनकी बॉडी के मैकेनिक्स, उनके जेनिटल्स प्रॉब्लम आएगी। भाई मेंबर 1 के जेनेटिक्स अलग, जेनिटल्स अलग है, मेंबर 2 के जेनिटल्स अलग है और दोनों जो इंडिविजुअल जेनिटल्स अलग है वो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल है मतलब कि आपस में रिप्रोडक्शन के लायक ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, है ना। लॉक में वही चाबी जाती है जो उसकी खुद की चाबी होती है, कोई और चाबी उसमें एंटर नहीं करती है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर, जेनिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, जेनिटल्स जो हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, किसी और के साथ जेनिटल्स ऑब्वियसली एंटर नहीं कर पाएंगे। तो वो जेनिटल्स जो है, मतलब जेनिटल्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर इनकम्पैटिबल मतलब एक दूसरे के लायक नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं इस काम के लिए। अब जब सेक्स ऑर्गन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये था। इसमें देखिए अगर मान लो कर भी लेते हैं या फिर फोर्सफुली भी मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, स्पर्म्स डू नॉट ट्रांसफ़र, स्पर्म्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और स्पर्म्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा यानी कि आप कह सकते हो कि बॉडी के मैकेनिक्स जो है वो बैरियर की तरह काम करेगी। ये है मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स का मतलब, प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स का मतलब मेटिंग होने से पहले पहले, रिप्रोडक्शन होने से पहले पहले, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने से पहले पहले उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए अपन 4-5 जो अपन तो क्या नेचुरली होता है, 4-5 चीज़ें होती हैं। पहला है टेम्पोरल, दूसरा इकोलॉजिकल, तीसरा है बिहेवियर एंड चौथा है मैकेनिकल। टेम्पोरल मतलब इंडिविजुअल जो हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं, उनका सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। इकोलॉजिकल का मतलब कि सबकी अपनी अपनी इकोलॉजी प्रेफरेंस होता है, मतलब हैबिटेट लाइक, लेवल लाइक, लव लाइक होता है ना। तो हैबिटेट अगर पसंद नहीं आएगा तो कोई भी मीटिंग के लिए रेडी नहीं होगा, तो मीटिंग नहीं होगी अगर अच्छा हैबिटेट नहीं है दोनों के लिए। तो थर्ड है बिहेवियर मतलब केमिस्ट्री होनी चाहिए, दो इंडिविजुअल जो होंगे उनके बीच में मीटिंग करने के लिए बिहेव अच्छा होना चाहिए, उनका बिहेवियर सेम होना चाहिए, कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। जो अगर नहीं होगा तो मीटिंग नहीं होगी, केमिस्ट्री कॉमन नहीं होगी तो मीटिंग नहीं होगा, ये कहता है। चौथा जो है मैकेनिकल, वो ये कहता है कि मान लो बाई चांस, बाई रेयर केस में कुंडली मिल गई और सारे के सारे ये सब सिस्टम भी मिल गए, ABC वाले अपने मिल भी गए, तो आएगा मैकेनिकल का मतलब है उनके जेनेटल्स इनकम्पैटिबल हैं, उनके जेनेटल्स ही आपस में रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं है। एक ही भाई ताला अलग है, चाबी अलग है, तो कैसे वो काम करेंगे, है ना। तो ताला चाबी अलग अलग हैं तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर बाई चांस फोर्सफुली हो भी गया है तो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होगा, और स्पर्म ट्रांसफ़र अगर होते भी तो वो ऐसे स्पर्म्स वायबल नहीं होंगे, वैसे स्पर्म्स फ्यूजन ऑफ एग करवाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, एग तक पहुंचने की ही कैपेसिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है प्री मेटिंग मैकेनिज्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी, कन्वीनियंट एंड शॉर्ट स्वीट तरीके में आपको समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और मुझे बताओ कि ये आपको समझ में आया। और कमेंट सेक्शन में बताना तो नहीं भूलना आपको बिल्कुल भी कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन मूव ऑन करते हैं पोस्ट मीटिंग पर, ठीक है। प्री मीटिंग हो गया, समझ में आ गया, तो अब मूव ऑन करते हैं पोस्ट मीटिंग पर, ठीक है। चलिए तो देखिए अब आ जाते हैं अपन पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म से। वही टॉपिक है, वही पेज है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर बाई चांस मान लो प्री वेटिंग वाले, ये जो प्री वेटिंग यहाँ पर मैंने जो ये प्री वेटिंग वाले लिखे हैं ये हो भी जाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये हो भी जाते हैं तो क्या होगा, तो पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो होंगे, फिर वो एक्टिव होंगे, क्योंकि अपना टॉपिक ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, रिप्रोडक्शन को रोकना है एनी हाउ एनी केस, ठीक है। तब देखो क्या होगा, सबसे पहला होगा गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब देखिए, गैमेट्स आर नॉट कंपैटिबल। भाई मान लो
दो ऑर्गेनिल्स हैं, पास में आ गए हैं, वही सेम है, इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 2 है, इंडिविजुअल 1 और 2 दोनों पास में आ गए हैं, दोनों पास में आ गए हैं, दोनों में सिंगैमी हो रही है, इंटरकोर्स हो रहा है। इंटरकोर्स तो हो रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे इंटरकोर्स का, उनके गैमेट से इनकम्पैटिबल हैं। भाई एक का गैमेट अलग है, दूसरे का गैमेट अलग है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि गैमेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गैमेट्स फ्यूज तभी करेंगे ना जब वो कंपैटिबल होंगे, जब वो एक दूसरे के लायक होंगे। तो गैमेट्स यहाँ पे इनकम्पैटिबल हैं, ठीक है, गैमेट्स यहाँ पे लायक नहीं है। इनकम्पैटिबल का मतलब लायक नहीं है, ठीक है, गैमेट्स में क्षमता नहीं है एक दूसरे को फ्यूज़ करने की, एक दूसरे को जो साथ देने की, या फिर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर कर जाइगोट फॉर्मेशन की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो इसे अपन कहेंगे गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी। तो गैमेट्स आर नॉट कंपैटिबल टू फर्टिलाइज द एग, या फिर फर्टिलाइज द एग, और या फिर स्पर्म्स आर नॉट कंपैटिबल और एग्स आर नॉट कंपैटिबल। हो सकता है कहीं पर स्पर्म्स कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है कहीं पर एग्स कंपैटिबल नहीं है। मान लो कि दोनों गैमेट्स में से कोई भी एक गैमेट कंपैटिबल नहीं है, या फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस में दोनों गैमेट्स ही कंपैटिबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट मैच्ड। सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट मैच्ड मतलब यही है कि एक के गैमेट्स तो दोनों में है, कंपैटिबल भी हैं, लेकिन गैमेट मैच्योरिटी नहीं हुई है। कभी एक की मैच्योरिटी हुई है तो दूसरे की मैच्योरिटी नहीं हुई है। अब जब मैच्योरिटी नहीं होती वो कंपैटिबल कैसे होंगी, है ना, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, अगला है अपना जाइगोटिक मोर्टेलिटी। अब देखो, जाइगोटिक मोर्टेलिटी का मतलब है जाइगोट बना है। भाई मान लो गैमेट इनकम्पेटिबिलिटी भी अगर मान लेते हैं कि चलो बाई चांस रेयर चांस में हो गया है, गैमेट्स फ्यूज भी कर चुके हैं, जाइगोट बन चुका है, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। देखिए, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, गैमेट्स फ्यूज कर गए हैं, जाइगोट बन गया है, लेकिन जाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू इंडिविजुअल। जाइगोट इंडिविजुअल में डेवलप नहीं करेगा, जाइगोट वायबल नहीं होगा, जाइगोट डाई कर जाएगा, मर जाएगा फाइनली। क्योंकि जब गैमेट्स ही कंपैटिबल नहीं है, इतना सब कोशिश कर करके ज़बरदस्ती अगर कुछ कराया जाता है तो वो काम कब सक्सेस होगा। सक्सेस काम तभी होता है जब उसमें जी जान लगाकर मेहनत की जाती है, लेकिन यहाँ पर जी जान लगाकर मेहनत नहीं की गई है, क्योंकि अपन ने शुरू से यही देखा है, शुरू से टॉपिक का नाम यही है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, आइसोलेट करना है रिप्रोडक्शन को। तो हमारा मकसद ही तो रिप्रोडक्शन को अलग करना है ना, तो मकसद तो वही है। तो फाइनली अगर जाइगोट बन भी गया है तो ऐसा जाइगोट मर जाएगा, जाइगोट मोर्टेलिटी हो जाएगी। मोर्टेलिटी मतलब जाइगोट मर जाएगा, वो जाइगोट वायबल नहीं होगा, डेवलप नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा, और नहीं आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, फिटस का फॉर्मेशन करेगा। तो बर्थ की तो बात ही दूर है, बर्थ की या फिर उसके आगे की लाइफ की तो बात ही दूर है, ठीक है। ये है जाइगोट मोर्टेलिटी। तीसरा देखिए क्या है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी मतलब मान लीजिए जाइगोट नहीं मरा, मान लीजिए किस्मत से जाइगोट नहीं मरा, भाई गैमेट्स फ्यूज हो गए, जाइगोट भी बन गया, और जाइगोट बनने के बाद किस्मत से वो जाइगोट नहीं मरा, तो जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड अपन यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, एम्ब्रियो को बोल रहे हैं, ठीक है, फिटस को बोल रहे हैं। तो वो जो हाइब्रिड है वो इनवायबल है, इनवायबल मतलब कैपेबल ही नहीं है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। इनवायबल मतलब वो हाइब्रिड जो है वो सक्सेस नहीं कर पाता है अपने इन सब कामों के अंदर, ठीक है। तो देखिए, हाइब्रिड एम्ब्रियो में फॉर्म बट विल नॉट वायबल, हाइब्रिड में बन तो जाएगा लेकिन वायबल नहीं होगा, इसकी कोई लाइफ नहीं होगी। ये हाइब्रिड एम्ब्रियो कुछ दिन, महीने, सही साल 2 साल तक जीवित रहेगा, उसके बाद ये आगे मर जाएगा, मतलब उसकी लाइफ नहीं रहेगी, वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। उसके बाद आता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी आप सबको पता है, बहुत सुना भी हुआ होगा, हाइब्रिड बना भी है, वायबल भी है, रह भी रहा है। अगर ऐसा हाइब्रिड है तो उसकी सबसे बड़ी कमी होगी कि वो स्टेराइल होगा। वो कमी क्या होगी उसकी, स्टेराइल होगा वो हाइब्रिड। देखो मान लो गैमेट इनकम्पेटिबिलिटी भी फेल हो गया, जाइगोट मोर्टेलिटी भी फेल हो गया, हाइब्रिड इनवायबिलिटी भी फेल हो गया, सारे सिस्टम फेल हो गए हैं, हाइब्रिड बन गया है, हाइब्रिड जिंदा है, हाइब्रिड रह रहा है, हाइब्रिड जी रहा है, हाइब्रिड 2 साल 20 साल 30 साल निकाल रहा है अपनी ज़िंदगी के, लेकिन ऐसा हाइब्रिड वो स्टेराइल होगा। वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, मतलब उस हाइब्रिड के फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे। स्टेराइल मतलब उस हाइब्रिड के फ्यूचर जनरेशन्स नहीं होंगे, उसके बच्चे नहीं होंगे। एग्जाम्पल बेस्ट आपको मैं बताती हूँ म्यूल का, मैंने लिखा भी वहाँ पे, यहाँ पे म्यूल। म्यूल क्या होता है, बेसर। बेसर क्या होता है, खच्चर। खच्चर आपको पता है किससे बनता है, हॉर्स प्लस डंकी से बनता है। किससे बनता है, हॉर्स प्लस डंकी, है ना, मदर हॉर्स एंड फादर डंकी होता है ना इसमें, यहाँ उल्टा है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड ओवर हियर। तो हॉर्स और डंकी का फ्यूजन से, हॉर्स होता है, गधा होता है और घोड़ा होता है, तो गधे और घोड़े के जो आपने गधे और घोड़े के
इंटरब्रीडिंग करवाने से, इनके आपस में इंटरब्रीडिंग से, ये नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली किया गया है, ठीक है। तो गधे और घोड़े के फ्यूजन करवाने से जो म्यूल बनता है, खच्चर बनता है, जिनको अपन बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में यूज़ करते हैं, देखते हैं सामान ढोने में, वो म्यूल्स आप देखिएगा कभी भी उन म्यूल्स के बच्चे नहीं होते हैं, कभी वो म्यूल्स फर्टाइल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड स्टेरिलिटी को वो मेंटेन करते हैं किस बात के लिए? ताकि पोस्ट मैटिंग आइसोलेटिव मैकेनिज्म को शो कर सके। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अपना कॉमन एग्जांपल है पोस्ट मैटिंग आइसोलेटिव मैकेनिज्म का हाइब्रिड स्टेरिलिटी, यानी कि हाइब्रिड बन तो गया है, वायबल भी है, लेकिन वो स्टेराइल है। स्टेराइल है मतलब उसके फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे। लास्ट देख लीजिए, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। वही सेम है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन कुछ अलग नहीं है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब F1 इज वायबल, F1 जनरेशन तो बन गई है, F1 जनरेशन वायबल भी है, और मान लीजिए F1 जनरेशन वायबल के बाद फर्टाइल भी है, उसके बच्चे भी हो रहे हैं। जैसे म्यूल के तो बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपने मान लीजिए करते करते कोशिश पर म्यूल के बच्चे भी होने लग जाएं, लेकिन म्यूल के जो बच्चे होंगे वो जनरेशन 1 तक ही होंगे, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 इनकी नहीं आएंगी, इनकी फर्दर जनरेशन नहीं बनेंगी, यानी कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाइब्रिड जो है वो चलेगा नहीं आगे तक, ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा आगे कहीं जाकर। F1 तो बन गया, लेकिन F2 में वो खत्म हो जाएगा, F3 में वो खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये थे सारे के सारे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म्स के तरीके, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीटली बता देती हूँ। पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म्स का मतलब होता है मीटिंग हो गई है, बाई चांस रेयर कंडीशंस में अगर मीटिंग हो भी गई है, फ्यूजन ऑफ जाइगोट हो भी गया है, सॉरी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो भी गया है, जाइगोट बन भी गया है, तो अब कैसे प्रिवेंट किया जाए रिप्रोडक्शन को, अब कैसे प्रिवेंट किया जाए जो नया इंडिविजुअल बनना है उससे, ठीक है। तो पहले हम गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी करेंगे, मतलब गैमेट्स ही कंपैटिबल नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन का नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैमेट्स लायक नहीं है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। दूसरा जाइगोट मोर्टेलिटी, मतलब जाइगोट अगर बन गया तो जाइगोट मर जाएगा, जाइगोट जिंदा नहीं रहेगा, जाइगोट वायबल नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बन चुका है, लेकिन एम्ब्रियो से हाइब्रिड जो बना है वो हाइब्रिड इनवायबल है, मतलब बच्चे का जन्म नहीं होगा, या बच्चा जो जन्म लेगा वो मर जाएगा, वो बच्चा कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मर जाएगा। फिर है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब बच्चा नहीं भी मरता है, मान लीजिए किसी केस में बच्चा जीवित भी रहता है, तो वो बच्चा किसी काम का नहीं है इस वे में कि वो स्टेराइल है, उस बच्चे के बच्चे नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया म्यूल, एंड लास्ट मैंने बताया हाइब्रिड ब्रेकडाउन। भाई मान लो म्यूल के बच्चे हो गए, भाई साइंस बहुत डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रही है, अपन ने कोशिश कर करके म्यूल के भी म्यूल्स का प्रोडक्शन करवा लिया और बच्चे करवा लिए, तो F1 जनरेशन म्यूल की बन जाएगी, लेकिन उसकी F2 F3 जनरेशन नहीं बन पाएंगे। देखिए म्यूल जो है वो हॉर्स प्लस डंकी से मिलकर बना है, ये इंटरब्रीडिंग का एक एग्जाम्पल है बेस्ट, जो अपन ने रिप्रोडक्टिव एसिडिटी मैकेनिज्म करके देख के बताया है। और ये आर्टिफिशियल क्रिएचर है, गॉड मेड क्रिएचर नहीं है, दुनिया में गॉड मेड क्रिएचर नहीं है म्यूल, ह्यूमन मेड क्रिएचर है म्यूल, जो अपन ने खुद बनाया है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिव मैकेनिज्म। ये मैंने एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा ओवरऑल इसको फिर से एक बार दे दिया है मैंने। अब मैं चाहती हूँ आप इस पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा, और जहाँ पे बेस्ट फोकस्ड आपके में आ रहा है फ़ोन में, और HD क्वालिटी में देखकर आप इसे क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिए, उतार लीजिए, ताकि ये सारे के सारे नोट्स आपको काम आए। ये जो टॉपिक था जो यहाँ पे जूम करके मैंने आपको बताया है, इसको भी आपको स्पेशली रेडी करना है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिव मैकेनिज्म्स पूरा कर दिया है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इजीली एंड कन्वीनियंट वे में समझाने की, प्लस आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड इजी नोट्स बनाने, नोट्स देने की, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से आपका रिजल्ट। बेटा जी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इस वीडियो में क्या कमियां लग रही हैं, या फिर ये जो तरीका अपन चला रहे हैं वो आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। आप वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि इस वीडियो से आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, या फिर इस वीडियो में कोई भी कमी है तो आप मुझे बताइए बेटा। देखिए हर कोई अपनी अप्रिसिएशन चाहता है, लेकिन मैं यहाँ आपसे अप्रिसिएशन नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में या इस चैनल पे मुझसे क्या कमियाँ हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जो मैं इम्प्रूव करूँ आप सबके लिए, और आप सबको ये जो मैं अपना एक मैंने फोकस बनाया है कि जो मैं आपको
हैंडमेड नोट्स ईजी एंड कन्वीनियंट लैंग्वेज में तैयार करके दूंगी, जो भी कोई टॉपिक्स आपकी डिमांड होंगी वो, या फिर एमएससी बीएससी के और 11-12 के, तो वो मेरा एम मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, ये उन्नति इन जूलॉजी चैनल है बेटा, आप सभी के लिए मैंने बनाया है, आप सभी को मैंने समर्पित किया है। इसमें अपन एमएससी की, जूलॉजी की, बॉटनी की, बीएससी की, 11-12 की, बायो की, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की, और आरयू, डीयू, पीडीएसयू, शेखावटी यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है वो, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ मैं आपकी। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारा हौसला थोड़ा सा कम होता है ना। प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है बेटा देखिए, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर कर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक भी बात पहुँचे। सॉरी आपको मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, एमएससी जूलॉजी प्रीवियस में पेपर 1 टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स में यूनिट नंबर 2 और 3 में से एक टॉपिक है ये, जो हर बार क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है, जो लिखना कैसे है, क्या उसका पैटर्न होना है और क्या उसका सिनॉप्सिस होना है, मैंने सारा का सारा यहाँ पे आपको बता दिया है। अब बारी आपकी है, आप कमेंट्स करके मुझे अपनी राय देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और यूं ही मेरे साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।